मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार सफल अधिकार है अपना। मैं माटी का फूल हूं, कोई कंकड़ या धूल नहीं, मैं समय बदल के रख दूंगा, इतिहास लिखूंगा भूल नहीं। इसी राजपूती आन बान और शान के साथ मैं पूजा सिंह अपने टॉक शो विद पूजा सिंह में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश पर राजपूत का एक ऐसा परचम लहराया जिनकी आन बान शान और जज्बे को हमारा देश हमेशा सलाम करता रहेगा। आइए मिलाते हैं इसी राजपूती आन बान और शान से चलने वाले हमारे वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू सिंह, जो कि हमारी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भैया जय माता दी। जय माता जी। वैसे तो दिए को रोशनी की आवश्यकता नहीं होती और आप एक दिया है जिसे हम रोशनी नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता जनार्दन को एक बार अपना परिचय जरूर बताएं। जैसे कि मैं पहले तो बता दूं, आप बहन हैं और टू बी फ्रैंक की एक छतरानी के बगल में बैठने का तेज बहुत अलग होता है। धन्यवाद। और एक छतरानी के गर्व से पैदा होके एक छतरानी बहन के बगल में बैठ के मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता पा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, करणी सेना का राष्ट्रीय नेतृत्व मैं कर रहा हूँ और यहीं आजमगढ़ के अतरौलिया बसैया गांव में पैदा हुए, जहां पे हमारी बहन आज हमारा इंटरव्यू कर रही हैं आप लोगों के बीच। बहुत ढेर सारी बातें इनके माध्यम से ये मेरे मुंह से निकलवाएंगी अभी आपको बीच। ऐसा अभी तो मैं आई हूँ, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है, ये आभा और ये तेज देख के आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब चर्चा होती है तो चर्चा जब दूर तक ना जाए तो चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है जी। अगर आप आई हैं तो मुझे लगता है कि क्षत्रियों का बारीक इतिहास जो लोगों को नहीं पता है, उसी देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से और आपकी आवाज़ में पहुंचे। धन्यवाद। जैसा कि कहते हैं राजपूत, जो कि जिसका हम एक अर्थ बताते हैं, संस्कृत के एक शब्द से निकला है, राजा का पुत्र। और राजा वो जो हाथ में शस्त्र को लेके अपनी प्रजा का संरक्षण करे और अपनी प्रजा का भरण पोषण करे, वही होता है राजपूत। और हमारे देश में राजपूतों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा, तो हम जानना चाहेंगे कि ये राजपूती आन बान और शान, और चूंकि हम भी इस राजपूती कौम से हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा गौरव है कि हम भारत देश में पैदा हुए और स्कूल में पैदा हुए? जहाँ पे पैदा हुए हैं पूजा, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, जहाँ भी पैदा हुए हैं सबके लिए वो चीज़ बड़ी गौरवशाली होती है। भाग्य से मनुष्य पैदा हुए हैं और सौभाग्य से राजपूत पैदा हुए हैं। और एक अर्थ ये भी है कि रजपुत्र, मिट्टी का पुत्र, जो इस मिट्टी से पैदा हो और इस मिट्टी के लिए लड़ के अपने खून की एक एक कतरा इस मिट्टी में मिला दे, वो भी है राजपुत्र। और हमारे बाप दादाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। जब से मनुष्य जाति पैदा हुई, हम तो मानते हैं कि हम मनुस्मृति को मानने वाले हैं, तो जब से इस धरती पे मनु जी का अवतार हुआ या पैदा हुए, तब से क्षत्रियों का इतिहास है और अनादिकाल तक ये इतिहास रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बहादुर और वॉरियर्स ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते जी। बहादुर जो समाज के लिए लड़े, वॉरियर्स जो इस मिट्टी के लिए लड़े, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें वर्णों को 4 विभाग में बांटा गया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन जहां वंश की बात आती है तो एक क्षत्रिय ही ऐसा है जिसको हम वंशों में विभाजित करते हैं और जिनका वंश देखा जाता है। क्या और भी कोई कास्ट सर्कुलेशन में कोई ऐसा है जिसे हम वंश में विभाजित कर सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं कि ये सवाल बहुत पेचीदा है और बहुत जानकारी के साथ आप इसको जानिए। जो लड़ने वाले लोग होते हैं उनके बाप दादाओं का इतिहास हमेशा लिखा जाता है।
मैं बहुत क्लियर कोई कोई शब्दों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इतिहासकारों को, क्योंकि लेफ्ट से जुड़े लोग जो देश में विकृत इतिहास को लिखे, उन्होंने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के रख दिया, ख़त्म कर दिया। उनको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इतिहास क्या है, इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं वास्को डी गामा 1601 में आया तो भारत को खोजा, तो इसका मतलब भारतवर्ष का पहले कोई वजूद नहीं था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो हमारे तमाम महापुरुष और जो वेद पुराण लिखे गए, ये जो तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं इस तरीके की, तो वास्को डी गामा ही भारत को बताया। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ पूजा कि इस विकृत मानसिकता के शिकार लोगों को अच्छा इलाज की आवश्यकता है, और इलाज वो पागल खाने में नहीं हो सकता है। वो कहाँ होगा? वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में, जानकार लोगों के बीच में। जैसी संगत वैसी व्यवस्थाएं जी। आप अच्छे इंसान के बीच बैठोगे तो अच्छी संगत में रहोगे। हाँ, एक वॉशिंग मशीन हमारे पास है इस टाइप की। अच्छा। करणी सेना है उसके लिए। अच्छा। सनातन के प्रति जिसके मन में कोई भी टीस हो, दिक्कत हो, समस्याएं हो, वो आए जी, उस वॉशिंग मशीन में धुल के उनको हम लोग दुरुस्त करेंगे जी। आप समझिए, वो वॉशिंग मशीन किसी और चीज़ों से धुली जाती है जी। हाँ, क्योंकि जैसे बजरंग बली के पास गदा होता है, वही गदा हम लोगों के पास भी है। अच्छा। हाँ, और ऐसे निरीह लोगों को, निकृष्ट लोगों को, उनको समाज में जो असमय पैदा हो गए हैं, जिनको भारत के इतिहास में समस्या है, सनातन धर्म में समस्या है, उनके इलाज के लिए इस संगठन का इम्प्लीमेंट हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि वंश पे चर्चा हो रही थी, तो क्षत्रियों के 36 वंश, 36 कुल देवी। क्षत्रिय हमेशा कुल देवी की पूजा किया है। ईश्वर के खून से ही पैदा हुए हम। हर भगवान तो हमारे यहाँ, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उनके ही डीएनए से पैदा हुए। जितने भगवान पैदा हुए सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। इसलिए जितने वंश उतनी कुल देवी। कुल देवी क्यों होती थी? क्योंकि आप वॉरियर्स हो ना, आपको लड़ना पड़ेगा। जय भवानी बोल के कोई क्षत्रिय कहीं भी कूद जाता था, अंधेरे में, पहाड़ से, समुंदर में, उनके पास उनके कुल देवी का प्रताप होता था। क्योंकि हमारे तोप तलवार, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारे वाहन तक के इतिहास हैं, तो हमारा कितना गौरवशाली इतिहास होगा, इसलिए हमारे वंश हैं। तो जब इतिहास पे चर्चा आई है तो मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहूँगी कि हमारी सरकार जिन्होंने एनसीईआरटी का और सारे सिलेबस को बनाया है, उसमें मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है और आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ही ज़्यादा पूछी जाती है, और जितने एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, और हमारे राजपूतों के इतिहास को बिल्कुल ही बच्चों के कॉन्सेप्ट से दूर कर दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें शुरू से ही अगर बताई जाए तो आपकी करणी सेना की वॉशिंग मशीन की हो सकता है बड़े होने पर आवश्यकता ना पड़े? मैं बताऊँ, ये चाहे जितने लोग राजपूतों का इतिहास लिखे ना लिखे, जैसे बोलती हो ना कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, राजपूतों का इतिहास कलम में लिखा भी नहीं जा सकता था। कितना लिखेंगे? कलम खत्म हो जाएगी, पन्ना खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा जी। 5 लाख साल पुराना इतिहास है, 1-2 दिन का इतिहास है क्या? तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग संघर्ष करेंगे, शासन सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, तो पूजा को ही इस विभाग का मिनिस्टर बनाया जाएगा। और इतिहास को बड़े मजबूती से लिखने का कार्य जो छत्राणी कर सकती है, वो क्षत्रिय शायद, क्षत्रिय तो लड़ सकता है। लेखनी की ताकत देखो, वैसे भी तुम पत्रकारिता में हो, भारत के संविधान में 4थे स्तंभ पे हो तुम, तो उस लेखनी में ताकत लाओ। आने वाला समय तुमको इतिहास लिखना है, इसके लिए तैयार बैठो। तुम्हारे भाई संघर्ष कर रहे होती उसी इतिहास को वापस लाने के लिए। अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जैसे कि एक कंट्रोवर्सी है कि कोई भी क्षत्रिय में, राजपूत में आगे बढ़ता है तो समाज में उसको एक संज्ञा दी जाती है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। जब मोहम्मद गौरी ने आखिरी बार पृथ्वीराज चौहान को बुलाया क्षेत्र में, और उनके एक कवि थे चंद्रवरदाई, और उन्होंने आखिरी मौका दिया कविता पढ़ने का और कहा तुम शब्दवेदी बाण चलाते हो, तो चंद्रवरदाई ने एक कविता पढ़ी थी, 4 भुजा 40 गज, अंगुल लष्ट प्रमाण,
और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गौरी का गला कटा और वह नीचे जमीन पे गिर गया। उस समय मोहम्मद गौरी को बाहुबली नहीं कहा गया, लेकिन आज के लोग अगर 4 असलहा और गाड़ियां लेके चलते हैं तो उनको बाहुबली की संज्ञा दी जाती है। ये समाज की कैसी मिथ्या है और ये कैसी प्रक्रिया है, मैं इस पे आपसे जवाब पूछना चाहूंगी। शब्दवेदी बाण, केवल क्षत्रिय ही शब्दवेदी बाण चलाया है, कोई चला नहीं पाया जी। दशरथ जी के बाद ये गुण पृथ्वीराज चौहान जी में आया था जी। तो इसको भी देश को सुनने और समझने की जरूरत है। आपने कह दिया कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूक चौहान। तो वो कॉन्सेप्ट को लोग फॉलो करते हैं कि चंदन बरदाई ने बोला, उस सिस्टम को फॉलो करके पृथ्वीराज चौहान जी ने बाण चलाया। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में तमाम संसद में 543 सांसद होते हैं, वहां जितने चिल्लाते हैं सब पे कानून क्यों नहीं सरकार पारित कर देती? पारित करना चाहिए। बिल्कुल। मैं बताऊं कि जब मोहम्मद गौरी का अत्याचार था, 19 बार उसको हरा के छोड़ने वाला एक क्षत्रिय बहादुर सूरमा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। लोग बोलते हैं ना 3 बार गलती माफ की जाती है, हमने 19 बार माफी की है। तो कोई क्षत्रिय ना बनने की कोशिश करे, जी, पहली चीज। और क्षत्रिय समाज की व्यवस्थाओं को लेके चलने वाला प्राणी है। अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को अगर जीना होता तो इस देश में 568 रजवाड़ों में 533 हमारे थे, 1.25 लाख जमींदारी हमारी थी, 3.5 लाख तालुकेदारी हमारी थी। ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, 3000 टन रिजर्व बैंक में भारत का सोना गिरवी है। आप जानती हैं ये चीज? अमेरिका में 8000 टन, 5500 टन चाइना के पास है और भारत के पास 3000 टन है। ये जानकारी आप जानिएगा। उससे ज्यादा तो भारत के मंदिरों में अभी मैं नहीं, वो मंदिर छोड़ दीजिए, वो हमारे बाप दादाओं का बनवाया मंदिर है, हमारे बाप दादाओं का दान दिया हुआ है, किसी के बाप दादा ने थोड़ी ना दिया है। वो तो दूसरे सुनिए, मैं आपको हमारे पूजा पाठ का फल आपको बताओ, सुनिए, यही भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना है और 100 दानवीरों में जाके गिनती कर लें, समझ में आ जाएगा किसकी औकात कितनी है। उस ट्रस्ट में 43 लोग हैं जिसके बाप दादाओं ने लड़ा हो, जिसके बाप दादाओं का डीएनए खून बहा हो। जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार के पास ना सेना थी ना सोना थी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात का जी। ना सेना थी ना सोना था। डोगरा रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स और राजपूताना रेजिमेंट, ये 3 रेजिमेंट जो देश की है, ये राजपूतों की सेनाओं की, रजवाड़ों की सेना थी जो हमने दान किया है देश को। आप जानती हैं इसको? नहीं, मैं आप इसको जानिएगा। आर्मी में पहली बटालियन राजपूतों की थी और जब 1962 का युद्ध हुआ तो ठाकुर शैतान सिंह भाटी, जो जैसलमेर के उस विहंगम इलाके से आते थे जहां पे पानी पीना मुश्किल होता था, और मुझे गर्व है कि मैं उस डीएनए से हूं, शैतान सिंह भाटी के उस राजपूत कम्युनिटी से हूं जिस देश में पहला परमवीर चक्र पाने वाले हमारे कौम के लोग थे। मुझे कहते हुए तनिक भी गुरेज नहीं है। जैसा कि आपने भैया 1962 की लड़ाई का जिक्र किया, उसी के एक छोटे से सिपाही मेजर नरेंद्र सिंह गौतम की मैं भी बेटी हूं, तो मुझे भी बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी भी उस लड़ाई में थे। मैं एक आपसे कंट्रोवर्सी एक है, मैं जैसे मेरे जहन में आपकी बातों को सुन के एक सवाल उठ रहा है कि अगर एक लोहार है तो उसे हथौड़ी चलाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। कोई ब्राह्मण है, उसे पोथी खोलने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सोनार है, उसे चिमटी उठाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय का जो सबसे बड़ा गौरव होता है उसके हाथ में शस्त्र, तो क्षत्रिय के लिए लाइसेंस क्यों नहीं मुफ्त कर दिया सरकार ने, और उसको भी लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार के अर्जी देनी पड़ती है और वो भी बनता है नहीं बनता है, ऐसा क्यों? सबके हाथ में उसके वंश का, उसके खानदान का हथियार औजार जो है वो शोभनीय है और उसको समाज स्वीकार करती है, लेकिन एक क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र को समाज कभी स्वीकार नहीं करता, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। देखिए पूजा,
सिख कम्युनिटी के बारे में आप जानती हैं? हाँ जानते हैं। उनको कृपाण रखने का लाइसेंस है। हाँ है। वो एयरपोर्ट भी अपनी कृपाण लेके जा सकते हैं, हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं। पता है आपको ये चीज? हाँ पता है उनका। उनकी तो वो है पगड़ी कृपाण, हाँ कृपाण, और कृपाण। कच्छा, कंघा, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, जानकारी है आपको ना? जी। है ना? चलिए, आपका सवाल बहुत शानदार है। मैं आपको एक शब्द में उत्तर दूं कि ये डर है। अच्छा। क्षत्रियों को शस्त्र ना देना, क्षत्रियों को शस्त्र विहीन कर देना, क्षत्रियों को शस्त्र से दूर कर देना, जैसे मां को अपने बेटे से दूर कर देना, इतना बड़ा पाप है। ये पाप यहां के पॉलिटिशियन ने किया है। जब देश आजाद हुआ, क्षत्रियों ने संघर्ष किया, हजारों हजारों लाखों गर्दनों को कटवाया और करोड़ों काटा, तब देश आजाद हुआ। सभी लोगों ने अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी। आज़ादी के बाद मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमकाना चाहिए। लेकिन एक कम्युनिटी थी जिसने कहा मुझे केवल देश चाहिए। जी। केवल देश चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जी। आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे, मेरा पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है जब मैं इस शब्दों को बोलता हूं। आपने कभी सोचा इस बारे में? कोई चर्चा करता है? नहीं। कि हर जगह आरक्षण है, रिजर्वेशन हर जगह है, हर जगह है। सेना में नहीं है। हाँ ये पता है? सेना में नहीं। सेना में कोई आरक्षण सेना नहीं में है। कोई आरक्षण नहीं। इसलिए जहां मलाई खाना है वहां आरक्षण है, और जहां गोली खाना है वहां कोई आरक्षण, वहां कोई आरक्षण नहीं। बहुत ऑनेस्टली एक उत्तर देता हूं। यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध चल रहा था जी, जब यूक्रेन में भारत के कुछ बच्चे फंस गए थे मेडिकल जी, के या जी, पढ़ाई जी, से जुड़े, हाँ, तो वहां पे एक वीडियो आपने देखा होगा कि वहां के एक आर्मी का, यूक्रेन के आर्मी से किसी मीडिया ने सवाल पूछा कि आपको युद्ध से डर नहीं लगता? बोले हमको तो डर लगता है, बिकॉज आई एम नॉट अ क्षत्रिय। मतलब वहां तक भी, यूक्रेन तक भी ये परचम लहराया हुआ था क्षत्रियों का। लेकिन आपके ही लोकल देश के लोग इन चीजों को दबाते हैं क्यों? मैंने कहा ना, डर, लोकल डर, क्योंकि उनको ये पता है कि क्षत्रिय के पास शस्त्र रहेगा तो सत्ता परिवर्तन कर देगा। भैया क्षमा चाहूंगी, आते हैं एक सामाजिक मुद्दे पर। आते हैं। अभी बहुत दिन से एक चीज को लेके और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पे ट्रोलिंग हो रही है। जब क्षत्रियों की बात ही आई है कि कोडीन कफ सिरप को लेके बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि हमारा क्षत्रिय समाज के कुछ लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। और सीधा आरोप अखिलेश यादव जी ने लगाया है कि क्योंकि हमारे सीएम भी इसी कौम से हैं तो वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो क्या ये जो उनका अखिलेश जी का लगाया हुआ आरोप है, ये कहां तक सही है? देखिए, मैं उनको बताऊं, वो क्या बात करेंगे? घर में 27 लाल बत्ती लेके चलने वाले लोग क्या बात करेंगे? वो पीडीए का फार्मूला कहते हैं। पीडीए का मतलब होता है पहला दावेदार अहिर। जान लो इसको। पीडीए का मतलब होता है पहला दावेदार अहिर। वो भी अहिर केवल सैफई खानदान का, आजमगढ़ का नहीं। आजमगढ़ के यादव केवल वोट देने की मशीन है इनकी, क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ेंगे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। जी। भविष्य में धर्मेंद्र के लड़के वड़के होंगे, वो आके लड़ जाएंगे। जी, वंशानुगत चलता रहता है वो। तो एक्चुअल में क्या है, इनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इनको ये नहीं दिखता है कि इनके सरकार में 10,000 करोड़ का खनन का घोटाला हुआ, रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, भाईचारा भाई बहन घोटाला हुआ, चाचा भतीजा घोटाला हुआ। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, सही बात तो ये है कि जब लैब और उत्तर प्रदेश की सरकार और तमाम जांच एजेंसियां लगातार इस पे काम कर रही हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश के शानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप विपक्ष के लोगों की बात सुनते हैं। जी। अखिलेश यादव की बात सुन के उन्होंने ईडी तक को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। जी। लगातार जांच चल रही, कोई बचने वाला नहीं है। जी। लेकिन वो जो 86 में 56 यादव एसडीएम बने थे, उसकी जांच नहीं हुई आज तक। मैं महाराज जी से कहूँगा कि उस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हमारे आजमगढ़ में तमाम इनके नेता हैं पार्टी के जो लूट रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी जिला पंचायत में एक टेंडर का मामला बहुत इशू चल रहा है, उस पर 1-2 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। तो मैं महाराज जी से कहूँगा कि ये जो इसका मुखिया है
जिला पंचायत अध्यक्ष, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम विधायक उसमें इन्वॉल्व है, हमारे यहाँ का सांसद से लेकर तमाम लोग इन्वॉल्व है, इनके ऊपर भी जांच होने की आवश्यकता है। और मैं अखिलेश यादव जी से यह कहूंगा आपके माध्यम से, देखिए वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं जी, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं जी, लेकिन कानून बनाने का अधिकार तब तक जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक। जी, इंप्लीमेंट करने का काम उनका 2012 से 2017 तक था, और 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश ने वो इतिहास देखा है, वो जरायम को, आतंक की दुनिया देखा है, जिसमें सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लिया गया, दसियों बम दगे और 10,000 से ज्यादा लोग तमाम दंगों में मार दिए गए। तो ये ना ही बताएं तो बेहतर है। मैं आपको और बताता हूं, अखिलेश यादव जी के बारे में और आपको बातें बताता हूं। इनको कुर्सी का नशा है, इनको लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके बपौती है, इनके खानदान की है। इनको यह लगता है कि कोई दूसरा उस कुर्सी पे ना बैठे। जब इस प्रदेश का बागडोर एक सनातन के योगी के पास है और बार बार आप उसको कहते हो ठाकुर ठाकुर ठाकुर, तो आप अहिर नहीं हो, आप यादव नहीं हो। ओबीसी में आप बहुत बड़े नेता बनते हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दो ना किसी ओबीसी अदर को, है आपके अंदर हिम्मत तो आप बताओ ना, किसी कन्नौजिया को, किसी SC ST को, किसी ओबीसी के आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाओगे? आप बताओ। इतने सारे लैब टेस्टों के बाद भी ये चीजें साबित नहीं हो पाई, मगर हमारे अखिलेश यादव जी ने ये बिल्कुल साल्ट आउट कर दिया कि कोडिन कफ सिरप जो है वो बहुत हार्मफुल था, और इसमें हमारे ये क्षत्रिय नेता जुड़े थे, और क्षत्रिय होने के कारण सीएम ने भी इनको संरक्षण दिया। तो ये कौन सी फार्मेसी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी फार्मेसी हैं? अच्छा, उनके वो पीडीए पहला दावेदार अहिर वाली फार्मेसी। अच्छा, वो खुद पी के टेस्ट किए हैं उसको। भाई अगर कोई इतना डीपली अध्ययन बता रहा है पूजा, ये हंसने का विषय नहीं है, ये तो आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है कि आप खुद ही स्वयं वकील बन जाओ, स्वयं जज बन जाओ, और खुद ही टाइपराइटर बन के आदेश खुद ही अपने हिसाब से लिख लो। तो इसका मतलब अखिलेश यादव जी ने उस कफ सिरप का सेवन किया जी, उनको पता चला कि इसमें कोडीन है जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा देश वो तो प्रूफ करते हैं एकदम। अरे वो तो ये भी कहे थे कि वैक्सीन मत लगवाओ कोरोना में। हाँ, कोविड की वैक्सीन पे अभी भी बातें आती हैं कि कोविड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। भाई मैं बताऊं, देखिए मैं बताऊं कि लोहिया जी की विचारधारा की बात करते हैं लोग। लोहिया जी बहुत दूर नहीं थे, अम्बेडकर नगर के थे, आपको जानकारी है कि नहीं? जी पता है। ये अम्बेडकर नगर, यहाँ जहां आप बैठी हैं यहाँ से महज 40 किलोमीटर दूर। जी पता है। आप उनके घर चले जाइएगा, आपको समाजवादी के सब कारनामे आपको दिख जाएगा कि उन्होंने लोहिया जी के लिए क्या किया है। अच्छा, जाइए उनके गांव में, सैफई का 0.1% अगर उनके गांव में विकास हुआ हो तो हम आप चर्चा दूसरी कर लेंगे। फिर आप शासन सत्ता में रहोगे तो सैफई को बताओगे हेमा मालिनी के गाल के जैसा बना देंगे। हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया, सैफई महोत्सव में जो 10,000 करोड़ का वो जो नाच गाने में आप लोग उड़ाते थे, हाँ, उसमें कोडिन नहीं होता था? नहीं, उस पे कुछ उसमें जो पार्टी होती थी तो रंगीन पार्टी होती थी। आपको पता है वो रंगीन पार्टी कैसे होती थी? नहीं। वो यूनाइटेड किंगडम से और यूएस से बोतलें इंपोर्ट करी जाती थी जिसमें पानी आता था। अच्छा, उनके हिसाब से अच्छा, वो पानी और सिरप में कोडीन है। हाँ, वो पानी होता था जी, और ये बिना लैब टेस्ट किए कोडीन हो गया। आप समझिए, केवल हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, ताकतवर उप मुख्यमंत्री ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ताकतवर, जनता के दिए गए ताकत से सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को केवल बदनाम करने की ये साजिश है, रची हुई साजिश है। अच्छा, उसमें मोहरा किसको बनाया जा रहा है? क्षत्रियों को। चैनल वाले तो सिर्फ राजपूतों का नाम लेके हमेशा माइक लेके चिल्लाते हैं, मैं इसलिए बताऊं, जिस पिक्चर में ठाकुर विलन बनाया जाता था वही पिक्चर सुपरहिट होती थी। अच्छा, ठीक है, टीआरपी है। तो न्यूज को जब तक ठाकुर का चर्चा नहीं करेंगे देखेगा कौन? हाँ, तो बहुत सारे न्यूज। और आपको मैं बताऊंगा, क्षत्रिय कुल में पैदा हुई हो, पूजा एक वर्ड याद कर लेना, क्षत्रिय कुल में पैदा हुई है। क्षत्रिय का मतलब होता है
चर्चा, पर्चा और खर्चा। ग्रेट। जो इन तीनों में हो वही है क्षत्रिय। वही क्षत्रिय। और मुझे बताऊं, बाहुबली का मतलब होता है जिसके पास तमाम भुजाएं। जी। तमाम भुजाएं किसके पास है? रावण तो है नहीं कि 10 चीज माँ दुर्गा 20 के अवतार। पास, माँ दुर्गा के पास, जिसके पास शक्ति होती है, माँ शक्ति के पास है भुजाएं। जिसके पास शक्ति होती है, शक्ति को मानने वाले लोग होते हैं, वो भुजाएं बढ़ती जाती हैं। रावण के पास भुजाएं नहीं थे, 10 सर थे। हाँ, 10 सर थे और 10 सर से ही खाता था। हाँ इसीलिए बहुत लोग रावण की तरीके सोच वाले हैं। हाँ। उनको हर जगह कोडिन दिखती है। और कोडीन का चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों छतरी के नाम पे फाड़ देते हैं। और बिल फाड़ रहे हैं ना, तीनों नहीं फाड़ पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नहीं, वजह खर्चा आपको भी बोल रहे हैं, आपको उन्होंने मैं रखा, बताऊं, चर्चा भी उनकी और कर रहे मैं हैं। और एक बात और बताऊं, 25 सीट बहुत है इन लोगों के लिए। 2027 में जी 27 से कम ही रहेंगे। उतने में निपट जाएंगे। हाँ हाँ, वजह मैं आपको बताऊं, ये जहां गया आदमी, बिहार गया, डुबा दिया तेजस्वी को। अब तक तो हमको लगता था राहुल गांधी डुबाते हैं। अखिलेश यादव जी भी जहां जहां सभा किए बिहार में, जितनी सभाएं की, सब सीट हार गई। तो बिहार में तो आरोप लगाया गया कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेज भेज के ये अरे कार्य कराया 40,000 गया। देने की बात नहीं किए हैं क्या? नहीं, वो तो बात आपको नहीं पता क्या? ना। अभी इनका 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नहीं सुना ना, कि मैं- हम सब लोगों को 40,000 रुपए हर महिलाओं को दूंगा। अच्छा, जीतने के बाद यूपी में हाँ, देंगे अब? वो एक्चुअल में क्या है ना कि सुनिए, इनके पास जो वो सैफई एंड टीम के पास जो इनका खुद का बनाया गया अकाउंट है, हाँ। जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीदा गया है और जो बाहर तमाम 5 स्टार होटल्स हैं इन लोगों के, उसी के कमाई के पैसे से ये 40,000 रुपया देंगे। अच्छा। और 40,000 रुपए अगर अपने कमाई से दें तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे दिए गए टैक्स के पैसे से ये चर्चा कर रहे हैं तो सरकार नहीं, कोर्ट इसको संज्ञान ले, मुकदमा दायर करे। आप होते कौन हो हमारे टैक्स के पैसे का बंटर बाट करने वाले, बताने वाले? तो सरकार पे आपकी क्या डिग्निटी है? आप कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान की बात ना करें। आप अमिटमेंट नहीं बना रहे हो, आप कानून नहीं बना रहे हो। आपका जो मन करे हम 40,000 दे देंगे, आप 10 लाख दे दो, तो ये बांट रहे हो। सरकार की भूमिका है कि पूछे कि भैया आप कौन होते हैं और कहां से देंगे। भाई आप मैं तो अपनी ये इनकम कहूंगा सोर्स कि इस बताइए। तरीके की बकवास, ओरल बकवास करने वालों को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान मिले और ऐसा कानून बने। जी अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो अपने जेब के पैसे का करो। जी।